We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो इजराइल और ईरान जंग में 7वें दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से पूरा मिडिल ईस्ट दंग रह गया। दुनिया भर के वो 111 देश भी सन्न रह गए जिन्होंने साल 2008 में सीसीएम पर साइन किया था, और ये तब हुआ था कि कोई भी देश ऐसे बम का इस्तेमाल नहीं करेगा जो युद्ध में वर्जित हो। लेकिन दावा किया जा रहा है कि ईरान ने ऐसे ही एक बम का इस्तेमाल इजराइल पर किया है जो रिहायशी इलाके में गिरा है, और ईरान ने जिस बम को इजराइल पर गिराया है उसका इस्तेमाल द्वितीय विश्व युद्ध में यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किया गया था। और ये बम कैसा है, कितना विनाशकारी है, डिटेल से एक एक पहलू हम आपको बताते हैं एक रिपोर्ट से। जंग में ईरान के बदनाम बम का सच। ये बम जब गिरता है तो तबाही मच जाती है। ये बम जहां फटता है वहां विनाश होता है। ये बम इंसान की शरीर को चीर देता है। उन्नीस जून को दुनिया दंग हो गई, इजराइल सन्न हो गया, अमेरिका परेशान हो गया क्योंकि ईरान ने इजराइल पर ऐसा हमला किया जिसकी कल्पना नेतन्याहू ने भी नहीं की थी। जंग के 7वें दिन इजराइल पर ईरान ऐसा बम गिरा रहा था जिसे बदनाम बम कहा जाता है, जिसको इन तस्वीरों में समझ सकते हैं। इजराइल की ओर से दावा किया गया कि ईरान ने उसके रिहायशी इलाकों पर क्लस्टर बम गिराया है। इजराइल से खबर आ रही है जिसके मुताबिक ईरान ने जंग में पहली बार क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया। उन्नीस जून 2025 को सुबह ईरान ने इजराइल पर करीब 20 बैलिस्टिक मिसाइल्स दागे। बताया जा रहा है कि जिनमें से कम एक मिसाइल में क्लस्टर बम का वॉरहेड था। इजराइल की होम फ्रंट कमांड ने बताया कि यह मिसाइल गुश दान क्षेत्र, जो तेल अवीव और आसपास घनी आबादी वाला इलाका है, उसके ऊपर 7 किलोमीटर की ऊंचाई पर फटी। इसके वॉरहेड ने लगभग 20 छोटे बम बिखेरे जो 8 किलोमीटर के दायरे में फैल गए। इजराइल की ओर से दावा किया गया कि ईरान ने क्लस्टर बम इजराइल के सोरोका हॉस्पिटल, जो बीर शेवा में है, वहां गिराया। तेल अवीव, होलोन और रमात गान में गिराया, जिससे रिहायशी इमारतों को काफी नुकसान हुआ। बताया जा रहा है कि इस हमले में 89 लोग घायल हुए, जिनमें 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे ईरान ने इजराइल के रिहायशी इलाकों को टारगेट किया है। बताया जा रहा है कि ईरान ने इस क्लस्टर बम को मिसाइल में फिट करके इजराइल के रिहायशी इलाकों को टारगेट किया है। इजराइल ने ईरान पर जिस तरह से क्लस्टर बम के इस्तेमाल का इल्जाम लगाया है,
उससे कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ईरान तो लगातार इजराइल पर विध्वंसक मिसाइल्स दाग रहा है, तो फिर क्लस्टर बम को लेकर इतनी चर्चा क्यों हो रही है? क्लस्टर बम को लेकर इजराइल क्यों उठा रहा है सवाल? क्लस्टर बम से आखिर इजराइल क्यों डरा हुआ है? क्या क्लस्टर बम मिसाइल से भी खतरनाक होते हैं? ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि इजराइल और ईरान दोनों तरफ से विध्वंसक प्रहार हो रहे हैं। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स इजराइल के ठिकानों को तबाह कर रही है। ईरान की कामिकाजी ड्रोन के जरिए इजराइल के खास ठिकानों को टारगेट किया जा रहा है। तो फिर क्लस्टर बम को लेकर इतनी हाई तौबा क्यों मची है? अब सवाल यह है कि क्लस्टर बम होता क्या है? क्लस्टर बम एक ऐसा हथियार है जो हवा में फटकर दर्जनों या सैकड़ों छोटे छोटे विस्फोटक बम बिखेर देता है। ये छोटे बम एक बड़े क्षेत्र में फैल जाते हैं, घनी आबादी या सैनिक ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। इन्हें वाइड एरिया डिस्पर्सल वेपन्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक साथ कई लक्ष्यों को निशाना बना सकते हैं, जिससे भारी तबाही मचती है। अब ये समझ लीजिए कि क्लस्टर बम कैसे काम करता है। क्लस्टर बम एक बड़े बम या मिसाइल के अंदर पैक किए जाते हैं। जब मिसाइल अपने लक्ष्य के पास पहुंचती है तो उसका वॉरहेड हवा में आमतौर पर 7 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर फट जाता है। इससे छोटे छोटे बम निकलते हैं जो एक बड़े क्षेत्र में बिखर जाते हैं। जब ये बम जमीन पर बिखरते हैं तो कहा जाता है कि करीब 8 से 10 किलोमीटर के एरिया तक ये अपना प्रभाव दिखाते हैं। जमीन पर गिरने के बाद ये बम विस्फोट करते हैं, जिससे भारी तबाही होती है। क्लस्टर बॉम्ब होता क्या है? 3-4 इसके पार्ट्स होते हैं। एक इसका डिस्पेंसर होता है जिसके अंदर सब म्यूनिशंस होते हैं। इस मीन्स के बॉम्ब के ड्रॉपलेट 100 से ज़्यादा होते हैं इसके अंदर, और ये ख़ास तौर पे एंटी पर्सनल, एंटी टैंक और इंसेंडरी, स्मोक और आग, अगर आपने धुआं वगैरह निकालना है उसमें एक्चुअली काम आते हैं। फ्यूज से डेटोनेट होता है, एक टाइमर इस पे लगा होता है। ये जब टारगेट के पास आता है तो जो केसिंग है इसकी वो फट जाती है। क्लस्टर बम जितने बड़े दायरे में विनाश मचाता है, दुनिया उसी वजह से इस बम से डरती है। इस बम को रिहायशी इलाके में दागने पर पूरी तरह से मनाही है, लेकिन जिस तरह से इजराइल दावा कर रहा है कि ईरान ने क्लस्टर बम से आम नागरिकों को निशाना बनाया है, जिसकी वजह से अब जानकार भी बता रहे हैं कि इजराइल और ईरान की जंग भयानक हो सकती है, क्योंकि क्लस्टर बम इजराइल के पास भी है। अगर दोनों तरफ से क्लस्टर बम चलने लगेंगे तो भारी तबाही मच सकती है। यही वजह है कि क्लस्टर बम को लेकर दुनिया डरी हुई है। बताया जा रहा है कि ईरान की मिसाइल में इस्तेमाल हुए सबमुनिशंस का वजन लगभग 2.5 किलोग्राम था। हर एक में छोटे रॉकेट जैसी विस्फोटक शक्ति थी। ये छोटे बम हल्के होते हैं, लेकिन इसकी संख्या और फैलाव उन्हें खतरनाक बनाता है
और सबसे बड़ा सवाल यह है कि कैसे इन क्लस्टर बम को मिसाइल में फिट किया जाता है और कैसे ये जमीन पर फटते हैं, तो उसे भी समझ लीजिए। आइए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे क्लस्टर बम को मिसाइल में फिट किया जाता है और कैसे इस बम को मिसाइल में सेट करते हैं और उसके बाद ये कहां और ये कैसे तय किया जाता है कि बम कब और कैसे धरती पर फटेगा, यानी लोकेशन, डायरेक्शन। क्लस्टर बम में मिसाइल जुड़े होते हैं, इसमें कई फेजेस होते हैं। इसमें फेज 1 हुआ, फेज 2 हुआ, फेज 3 है। फेज 1 में ये तय होता है कि वॉरहेड डिज़ाइन इसकी जो होती है वो खास हो जाता है। वॉरहेड को जो डिज़ाइन किया जाता है, क्योंकि ये वॉरहेड इस हिसाब से डिज़ाइन होता है जो एक तय सीमा पर आने के बाद खुद ब खुद ब्लास्ट होता है और उसके बाद वो बम्स बाहर आते हैं। दूसरा, ये फेज 1 में ही देखिए मिसाइल का वॉरहेड जो होता है, दर्जनों छोटे छोटे बम को इसमें सेट किया जाता है, यानी ये एक वॉरहेड है जिसके अंदर कई सारे बम्स रखे हुए हैं और ये बम ही डिस्ट्रक्शन करते हैं, यानी तबाही मचाते हैं। और बम कंटेनर में यहाँ पर रखे जाते हैं और कंटेनर 7 किलोमीटर की ऊंचाई पर हवा में खुलते हैं, यानी ये वॉरहेड फटता है, ओपन होता है और उसके बाद ये कंटेनर से सारे मिसाइल्स, ये बम बाहर आते हैं। अब आता है फेज 2। अब जरा फेज 2 को समझिए, कितनी दूरी में होना है इम्पैक्ट। छोटे बम बिना किसी नियंत्रण के हवा में फैलते हैं। ये फेज 2 जो होता है फेज 1 के बाद, ये इम्पैक्ट की वो मेजरमेंट करता है कि ये दूरी कितनी बची है, यानी लगभग 8 से 10 किलोमीटर का वो रेंज बचता है जहां पर इसको अपना इम्पैक्ट दिखाना होता है। और 8 से 10 किलोमीटर के एरिया में आते के साथ ये सेकंड फेज एक्टिवेट हो जाता है, जिस पर वॉरहेड फटने के बाद वो बम्स बाहर आते हैं और ज़मीन पर गिरते हैं। ये अब तीसरे फेज में हम पहुंच रहे हैं। ये हुआ फेज 3। फेज 3 पर ज़मीन पर गिरते ही ये बम फटने लगते हैं, यानी अब तबाही का वो दौर शुरू होता है। बम बेशक छोटे हैं लेकिन इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है और ये दूर तक फैलते हैं, दूर तक ये अपने आप से अटैक करते हैं और इस वजह से इनका डिस्ट्रक्शन, यानी इनसे मची हुई तबाही को ज़्यादा खतरनाक माना जाता है, क्योंकि इसके जद में ये कहा जाता है कि आम लोग ज़्यादा आते हैं, सिविलियन, क्योंकि टारगेट भी सिविलियंस को किया जा रहा है। वैसे कई बार तकनीकी खराबी भी होती है, इस वजह से बम नहीं फटते, बट ये रेयर ऑफ द रेयर होते हैं वो। लेकिन जो बम नहीं भी फट रहे हैं वो भी लंबे समय के लिए ख़तरा बने रहते हैं, ये चुनौती भी होती है। इसलिए क्लस्टर बम ख़तरनाक है और इसलिए इस बम के विस्फोट होने के बाद जब इजराइल ने इसे सामने रखा तो कई तरह की चिंताएं दूसरे देशों की बढ़ गई। क्लस्टर बम को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि काफी दूर तक टारगेट को हिट करे, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि क्लस्टर बम जब जमीन पर गिरता है तो ये काफी दूर तक फैलता है, जिसमें ये हमेशा डर रहता है कि ये बम कहीं भी जाकर फट सकता है, क्योंकि इसमें कोई टारगेट नहीं होता है, बल्कि एक एरिया को आप जमीन से करीब 7 किलोमीटर दूर से हिट करते हैं। फिर मिसाइल में लगे क्लस्टर बम हवा की वजह से काफी दूर तक फैलते हैं, जिसमें काफी कुछ नुकसान होता है। इंसानी जिंदगी भी इसकी जद में आती है, जैसा 19 जून को ईरान के हमले के दौरान हुआ। रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति के अनुसार क्लस्टर हथियारों का पहली बार सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इस्तेमाल हुआ था। वियतनाम में अमेरिका ने इस बम के जरिए खूब तबाही मचाई थी, उस समय इसका इस्तेमाल किया गया था और इसके बाद शीत युद्ध के वक्त भी क्लस्टर बम का बोलबाला रहा है। ईरान और इराक युद्ध में भी इस क्लस्टर बम का खूब इस्तेमाल हुआ है और ये भी आपको समझना होगा कि ये क्लस्टर बम अभी ईरान ने ज़रूर इस्तेमाल किया है, लेकिन ये बम इजराइल के पास भी है। जिस तरह से इन युद्धों में क्लस्टर बम का इस्तेमाल हुआ है, क्लस्टर बम से इन युद्धों में जितनी तबाही मची है, उसकी वजह से दुनिया भर के देशों में क्लस्टर बम को लेकर चर्चा शुरू हो गई है, क्योंकि क्लस्टर बम को भले ही ये कहकर इस्तेमाल किया गया हो कि इससे दुश्मन के टैंक बर्बाद होंगे, उनके तोपखाने बर्बाद होंगे, लेकिन इन युद्धों में जिस तरह से इंसानी बस्ती तबाह हुई, क्लस्टर बम ने जितनी तबाही मचाई, उसके बाद क्लस्टर बम को जंग में इस्तेमाल नहीं करने की बात उठने लगी। 2008 में 111 देशों ने क्लस्टर बम को लेकर एक हस्ताक्षर किया, एक सहमति जताई, CCM यानी कि कन्वेंशन ऑफ क्लस्टर मुनिशंस के तहत 111 देशों द्वारा क्लस्टर बम प्रतिबंधित है, बैन लगा पड़ा है, मतलब कि जंग में इसका इस्तेमाल पर मनाही है। लेकिन अमेरिका
ईरान और इजराइल जैसे देशों ने सीसीएम पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, लेकिन फिर भी ऐसा माना गया कि जो भी देश क्लस्टर बम का इस्तेमाल करेगा वो युद्ध अपराध माना जाएगा, खास करके अगर ये बम आम नागरिकों को निशाना बनाता है। और इजराइल ने ये बार बार अभी कहा है कि क्लस्टर बम का इस्तेमाल करते वहाँ के अस्पताल को टारगेट किया गया, आम लोगों को निशाने पे लिया गया जो सीधे सीधे युद्ध अपराध है। जाहिर है जिस तरह से ईरान की ओर से इजराइल पर क्लस्टर बम गिराया गया है उससे टेंशन हाई है, क्योंकि इजराइल ने भी सीसीएम पर दस्तखत नहीं किया है। इजराइल के पास भी क्लस्टर बम है, लिहाजा डर यही है कि कहीं इजराइल भी ईरान के ऊपर क्लस्टर बम की बारिश ना कर दे। अगर ऐसा हुआ तो मिडिल ईस्ट में भयानक तबाही मच जाएगी, क्योंकि इस बम से आम नागरिकों की मौत का खतरा ज्यादा रहेगा और यही वजह है कि दुनिया डरी हुई है। इस वक्त क्लस्टर बम की वजह से टेंशन हाई है, लेकिन इजराइल भी ईरान पर ताबड़तोड़ प्रहार कर रहा है। इस युद्ध को लेकर इजराइल का एक ही मकसद है, किसी भी तरह से ईरान के न्यूक्लियर साइट को तबाह करना। इजराइल अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए ईरान पर आसमान से लगातार बारूदी बारिश कर रहा है, लेकिन ईरान की मिसाइल पावर इजराइल के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि ईरान के पास विध्वंसक मिसाइल्स हैं जो इजराइल की राजधानी तेल अवीव तक हिट कर रही है। इजराइल और ईरान जंग धीरे धीरे विध्वंसक बनता जा रहा है। जंग के 7वें दिन जिस तरह से ईरान ने क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया है, उससे आशंका यही है कि आने वाले दिनों में दोनों देश विनाशक हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।